हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सिक्कर। अपना चैप्टर 5 अपन ने शुरू कर दिया था। उसमें काफ़ी कुछ अपन ने देख लिया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर उसका कंप्लीट हो गया था। उसमें अपन ने देखा था कि कुछ डेफिनेशंस देखी थी और जो बार मैग्नेट होती है उसकी अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर ली थी कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, और कुछ डेफिनेशंस अपन ने देखी थी। एक उसके बाद में देखा था कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, और कूलॉम्स लॉ का जो अपने पास में फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला अभी अपन काम में लेंगे। उसका फॉर्मूला आया था, फोर्स जो होता है वो होता है μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे क्या होता था k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता था, वैसे ही k m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाता है। वहाँ पे चार्जेज होते हैं, यहाँ पे डाइपोल स्ट्रेंथ आ जाती है स्मॉल m। क्लियर। अब देखो, जैसे अपन ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, वैसे ही अब फर्स्ट चैप्टर को आधे से ज़्यादा रिवीजन जो है वो इस चैप्टर में अभी अपन कर लेंगे, देखना। वैसे ही यहाँ पर आता है मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वहाँ पे अपन उसको EFL नाम दे रहे थे, यहाँ पे अपन इसको क्या नाम देंगे, MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन ठीक वही होती है। जैसे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, जैसे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है। तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है इसकी? डेफिनेशन ये निकल के आती है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिट नॉर्थ पोल को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो जिस पाथ पे चलता है उस पाथ पर खींची गई इमेजनरी फोर्स लाइंस जो होती है उसी को अपन नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे अपन ने वहाँ बोला था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ने पर वो जिस पाथ पे चलता है उस पाथ के अलोंग यदि मैं कर्व बना दूं तो वो कर्व होता था इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो यहाँ वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में किसी नॉर्थ पोल को फ्री छोड़ने पर वो जिस पाथ पे चलता है उस पाथ के अलोंग यदि अपन इमेजनरी कर्व बना दे तो उस कर्व को नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास में एक मैग्नेट है, ये मान लो नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, इस तरह से होगा, और मैं यहाँ पर किसी नॉर्थ पोल को ला के छोड़ दूँ तो वो यदि नॉर्थ पोल ऐसे चलता है, मान लो ऐसे चला गया, तो इस पाथ के अलोंग यदि मैं ये कर्व बना दूँ तो ये जो कर्व बन रहा है ये कर्व ही क्या है अपना मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि नॉर्थ पोल को ला के छोड़ दिया जाए तो वो जिस पाथ के अलोंग चलता है उस पाथ के अलोंग यदि अपन एक कर्व बना दें तो वो कर्व ही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या आती है? तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन ए यूनिट नॉर्थ पोल फ्री टू मूव इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन पाथ फॉलोड बाय दैट नॉर्थ पोल विल बी इक्वल टू द इट्स मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। ठीक है, तो किसी भी यूनिट नॉर्थ पोल को यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फ्री छोड़ने पर वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ के अलोंग इमेजनरी कर्व यदि ड्रॉ कर दिया जाए तो इमेजनरी कर्व क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड डेफिनेशन क्या है वो सुनना। ठीक वैसे ही है, यदि इसके किसी पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, यदि इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर दें ऐसे, ठीक है, तो टेंजेंट जो होता है वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे टेंजेंट क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे यहाँ पर टेंजेंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यदि किसी कर्व पे किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने पे वो टेंजेंट यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब वो कर्व क्या है, वो कर्व मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी कर्व रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑन द कर्व रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन दैट कर्व इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। ये इसकी दो डेफिनेशंस अपने पास में निकल के आ गई। उसके बाद में अपन इसकी स्टडी करते थे प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ तो फर्स्ट तो यही आ गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि यदि मैग्नेटिक फोर्स लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो टेंजेंट क्या बताती है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी वो सुनना। सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास में आएगी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो होती है उस नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ पे अंदर घुसती है।
तो नॉर्थ पे बाहर निकली और साउथ पे अंदर घुसी, ठीक है। तो मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर देखोगे तो मैग्नेट के अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन चलती है वो मैग्नेटिक फोर्स लाइन चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर चलेगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होती है वो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या करती है, वो एक क्लोज कर्व के अंदर मूव करती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती थी वो तो अपन बोलते थे पॉजिटिव से शुरू होती थी, नेगेटिव पे एंड हो जाता था, खत्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, साउथ पे खत्म नहीं हो रही है, अंदर वापस साउथ से नॉर्थ चल रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो होती है वो क्लोज कर्व बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है वो ओपन कर्व बनाती है, ठीक है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, जैसे अपन बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होती है वो इसके एंड से किसी भी एंगल से बाहर निकल जाती है और किसी भी एंगल पे इंटर हो जाती है। इसमें कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं होता, किसी भी एंगल से बाहर निकल सकती है और किसी भी एंगल से इंटर हो सकती है। ऐसा नहीं है जैसे अपन बोलते थे कि जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती थी वो तो क्या होती थी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती थी और परपेंडिकुलर ही इनवर्ड होती थी, ऐसे होती थी। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होती है वो किसी भी एंगल से बाहर निकल सकती है और किसी भी एंगल पर एंटर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे अपन बोल रहे थे दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, वैसे ही टू मैग्नेटिक फोर्स लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यदि वो कट करती है तो वही चीज़ हो गई, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी जो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब दो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है कि यदि मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो होती है वो जितनी ज़्यादा पास में होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये चीज़ तो अपन पहले भी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा फोर्स लाइन क्लोज होगी, यानी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक अपन ने बोला था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने देखा था, वैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, वही मैग्नेटिक फोर्स लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और सेम डिस्टेंस पे होती है, तो इसको अपन नाम देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ 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 यदि 3 पॉइंट पे देखें तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी बी होगा, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ B1 इक्वल्स टू क्या होगा, B2 इक्वल्स टू क्या होगा, B3, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के हर पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये रहा ऑप्शन, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, इस तरह से रहेगा, और जहाँ पे फोर्स लाइन पास पास में होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और जहाँ दूर दूर होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे ही है, जैसे अब इसमें मान लो बस ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, जैसे उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ थी वैसे इसके अंदर है। बस में एक चीज़ डिफरेंस क्या है, एक तो डिफरेंस ये है कि क्लोज कर्व में चलती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में एंटर होती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, ठीक है। एक डिफरेंस क्या है कि किसी भी एंगल पे बाहर निकल सकती है, किसी भी एंगल पे एंटर हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस है, बाकी तो सेम वैसी की वैसी प्रॉपर्टीज़ है जैसे अपने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के अंदर प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करी थी, ठीक है। तो ये अपने पास में मैग्नेटिक फोर्स लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ है और उसकी स्टडी जो है वो अपनी केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखो अब इसके अंदर क्या आता है, नेक्स्ट इसके अंदर आएगा मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पूरा पढ़ा था, उसकी एक्सिस पे इंटेंसिटी निकाली थी, उसके इक्वेटर पे इंटेंसिटी निकाली थी, ठीक है, उसके ऊपर टॉर्क निकाला था, उसके ऊपर अपन ने वर्क डन निकाला था, उसकी एनर्जी निकाली थी। तो ऐसे के ऐसे सेम की सेम डेरिवेशन यहाँ पर आएगी। तो तैयार हो जाओ, नहा धो के चश्मा वश्मा लगा के क्रीम तेल शैम्पू लगा के और अब पढ़ो क्या टॉपिक अपने पास में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द
एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सिस पे अपन को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक डाइपोल के लिए अपन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे उसकी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल तो अपन जानते हैं क्या होता है, क्या होता है। जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये अपन ने मान लिया इधर की तरफ साउथ पोल, इधर मैंने मान लिया नॉर्थ पोल। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने मान ली है, मान लो इसका सेंटर पॉइंट O है और इसकी लेंथ मैंने मान ली है L है। ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है ये वाली। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी एक्सिस पे सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो -m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो +m है। इससे जो डिस्टेंस होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, R प्लस ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है L/2। तो अपन बोलेंगे ये तो कितनी हो जाएगी R प्लस L/2, यानी कि साउथ पोल से तो डिस्टेंस होगी R प्लस L/2 और नॉर्थ से कितनी होगी ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि R माइनस L/2। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी R माइनस L/2 आ जाएगी। अब समझो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। जैसे अपन बोलते थे कि Q चार्ज से R डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनती थी उसका फॉर्मूला क्या होता था, KQ/R² होता था ऐसा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे बोलेंगे कि M पोल स्ट्रेंथ से R डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या बन जाएगी Km/R²। और यहाँ पे K क्या होता है, μ0/4πm/R²। समझ में आ रही चीज़। तो M पोल स्ट्रेंथ से R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है μ0/4πm/R²। इस फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे आगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को देखो, जैसे यदि मैं साउथ पोल से बात करूं तो साउथ पोल से इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसको AB नाम दे दो। तो M पोल स्ट्रेंथ से इतनी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसको मैंने नाम दे दिया BA। ठीक है, A पॉइंट पे वो क्या बन जाएगी μ0/4πm ये डिस्टेंस कितनी है R प्लस L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, ये तो इसके के लिए हो गई डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे वैसे ही अपन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। जिस भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है उस पर नॉर्थ पोल यानी कि पॉजिटिव को ले आओ, नॉर्थ को लाए, साउथ क्या करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि BA की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर की तरफ आएगी, ये वाली डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, BA की आ जाएगी। अब बात करते हैं BB के लिए, यानी कि इस नॉर्थ के कारण यहाँ पे कितना इंटेंसिटी डेवलप होगी। तो BB की बात करेंगे तो वही μ0/4πm और डिस्टेंस कितनी है, अब डिस्टेंस कितनी है इससे R माइनस L/2, तो ये आ जाएगी R माइनस L/2 का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन ये नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ लाएंगे, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। तो ये किसकी डायरेक्शन आ जाएगी अपनी BB की डायरेक्शन आ जाएगी। BA ज़्यादा कि BB ज़्यादा, फॉर्मूले से देख के बता दो कौन ज़्यादा, डायग्राम से पता चल रहा है। मैंने ये लेंथ ज़्यादा बनाई है, लेंथ कम है तो उसका मतलब BB की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ से भी देख लो, बाकी सब तो सेम है μ0/4πm। नीचे वाले टर्म में इसमें प्लस में है, इसमें माइनस में है, तो ये टर्म कम होगी, ये कम होगी तो ऊपर वाली ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि BB की वैल्यू BA से ज़्यादा है। तो BB की वैल्यू BA से ज़्यादा तो नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे जो नेट इंटेंसिटी बनेगी एक्सिस के ऊपर, यदि अपन B एक्सिस की बात करें तो कितनी हो जाएगी, BB माइनस BA हो जाएगा। ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, BB माइनस BA। अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दो, सीधा सीधा कुछ नहीं है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे B एक्सिस, वैल्यू करो पुट। BB तो कितना है ये वाला μ0/4πm/BB R माइनस L/2 का होल स्क्वायर माइनस BA कितना है μ0/4πm/R प्लस L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कुछ कैलकुलेशन, अब और कुछ नहीं है, जैसे अपन ने वहाँ कैलकुलेशन करी थी वैसे यहाँ करनी है। μ0/4π को मैंने कॉमन ले लिया, μ0m/4π, यहाँ तो क्या बच गया 1/R माइनस L/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो
और देखेंगे तो बी एक्सिस म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई हो जाएगा। आगे देखो ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे तो r माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर और r प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा r प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, तो इसे तो आपको समझनी पड़ेगी। इसमें क्या बताऊँ मैं तो एक तरह से मान लो रफली सॉल्व कर रहा हूँ इसको और कुछ नहीं है। बाकी तो मुझे यहाँ छोड़ देना चाहिए इस टॉपिक को। कैलकुलेशन है, मैं क्या करूँ इस कैलकुलेशन का। देखो a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, चलो ओपन कर लो यदि नहीं याद है तो। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab, 2 से तो 2 कैंसिल यानी कि आर एल माइनस भी है तो माइनस से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ए स्क्वायर ये प्लस का बी स्क्वायर होगा लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस का आर एल बचेगा लेकिन माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस का आर एल हो जाएगा। अब देखो प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 4 माइनस का एल स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, आर एल प्लस आर एल कितना हो जाएगा 2 आर एल। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई और साथ में क्या आ जाएगा 2 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। मुझे शर्म आ गई कैलकुलेशन करते हुए, ठीक है, करवानी नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी चलो करवा रहा हूँ। अब देखो बी एक्सिस म्यू नॉट 2 एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। समझ में आएगा मैंने क्या किया इसके अंदर। म्यू नॉट एम इंटू एल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। भी लेंथ 2l मानेंगे तो 2l ले लेंगे, यहाँ पे l मानिए तो l ले लेंगे, तो ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो m इंटू एल की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल M, बाकी ऐसे कैसे है म्यू नॉट 2r और नीचे ऐसे कैसे। तो एक तो फॉर्मूला अपना ये आ गया। अब फिर अपन इसमें वही चीज़ बोलेंगे कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एल स्क्वायर बाई 4 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं ऑलमोस्ट 0 मान लूँगा। बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आर की पावर 4, एक आर की पावर 4 से एक आर कैंसिल होगा तो बचेगा आर की पावर 3, यानी कि फॉर्मूला जो बनेगा अपने पास में वो क्या बन जाएगा बी एक्सिस का, वो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, ये एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट, अच्छा 4 पाई भी चल रहा था साथ के साथ, तो म्यू नॉट अपॉन ये 4 पाई भी चल रहा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 भी है साथ में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब। ये आर के पावर 4 हुआ तो एक आर कैंसिल हुआ तो आर के पावर 3 बचेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अपॉन आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अपॉन आर क्यूब। ये अपने पास में एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूँगा, यदि वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, क्या डाइपोल मोमेंट और एक्सिस पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है? देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एस से एन की तरफ होती है, इधर की तरफ। एक्सिस पे इंटेंसिटी डायरेक्शन भी क्या यही आई है? हाँ बिल्कुल यही है, क्योंकि बी की वैल्यू बी ए से ज़्यादा है तो नेट इंटेंसिटी डायरेक्शन यही आई है। ठीक है, इसका मतलब एक्सिस पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है और एक्सिस पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है, यानी कि एक्सिस पे इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं। ये अपने पास में आता है एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने डराइव किया है। मुझे शर्म आ गई करते हुए, वास्तव में सही बताऊं तो मुझे शर्म आ गई, ये डेरिवेशन मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में सेम डेरिवेशन देखी है, बस एन की जगह तो आया है यहाँ पे क्यू, सॉरी वहाँ पे जो क्यू आया था वहाँ उसकी जगह तो यहाँ एम आ गया और स्मॉल एम आ गया, वहाँ जो कैपिटल पी था यहाँ पे वो कैपिटल एम हो गया, और वहाँ पर जो के था 1/4πε0 वो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया बस, और कोई चेंज नहीं है, सेम की सेम ऐसे की ऐसी कैलकुलेशन अपन ने वहाँ करी है, कोई भी चेंज नहीं है 1% भी, केवल सिंबल्स चेंज हुए हैं। सिंबल तो चाहे ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, चाहे एफ ले लो, सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मेथड जो था सॉल्व करने का वो एज इट इज़ वो की वो है।
तो अब अपन बात करेंगे इक्वेटर पे। इक्वेटर पे भी सेम वैसे की वैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, देखना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है, कैसे होगा समझना, ठीक है। डायग्राम बनेगा जैसे उसमें डायग्राम बना था, एज इट इज़ वो क्यों डायग्राम है, कोई चेंज नहीं है। मान लो एक रिवीजन ही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये ए पॉइंट मान लो, ठीक है, पूरा ही ले लो कॉर्नर पे, क्योंकि कॉर्नर पे मान के चलेंगे। और ये बी पॉइंट ले लो और ये लेंथ इसकी एल मान लो, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है और ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है। और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो है प्लस में एम, ठीक है, ये तो प्लस का एम है और ये माइनस का एम है, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2 होगी कि नहीं होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये देखें तो r² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, r² प्लस L²/4 की पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी, सेम ही रहेगी। ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब समझो इस पॉइंट पे यदि अपन बात करेंगे बी पॉइंट पे, इस नॉर्थ पोल के कारण इंटेंसिटी डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड होगी। तो इस नॉर्थ पोल के कारण तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर बनेगी, आउटवर्ड बनेगी, ये वाली। ये तो अपन ने मान ली बी ए हो गई। और इस साउथ पोल के कारण डायरेक्शन किधर होगी, साउथ पोल के कारण बात करेंगे तो साउथ पोल के कारण डायरेक्शन होती है इनवर्ड, क्योंकि साउथ एक तरह का नेगेटिव है। तो साउथ पोल के कारण इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी बी हो जाएगी। अब देखो ये एंगल थीटा है, मैंने यदि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, समझना इस चीज़ को, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। इस बी ए का मैं थीटा की डायरेक्शन में कंपेयर लूँगा तो क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा, और थीटा के अपोजिट लेंगे तो क्या आएगा, बी ए साइन थीटा हो जाएगा। इस बी बी का मैं थीटा की डायरेक्शन में लूँगा तो क्या होगा, बी बी कोस थीटा, और थीटा के अपोजिट लेंगे तो क्या आएगा, बी बी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो बी ए और बी बी की वैल्यू लिखो, बी ए इस एम से इतनी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/4 एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया अपन ने वही, μ0/4 एम अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, r² प्लस L²/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, r² प्लस L²/4 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1/2 है, और मैं इसका पूरे का स्क्वायर करूँगा तो पावर हट जाएगी, तो कितना ही बचेगा, μ0/4 एम अपॉन r² प्लस L²/4 हो जाएगा। अब देखो क्या यही बी बी होगा, इसके कारण भी क्या इंटेंसिटी इतनी बनेगी, बिल्कुल इतनी बनेगी। वही डिस्टेंस है, वही डाइपोल स्ट्रेंथ है, डाइपोल स्ट्रेंथ भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इंटेंसिटी भी इतनी बननी है, ठीक है। अब देखो बी और बी भी दोनों सेम है, तो बी ए साइन थीटा और बी बी साइन थीटा भी सेम होंगे, तो ये दोनों कंपोनेंट सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, और बी ए कोस थीटा और बी बी कोस थीटा सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि नेट जो इक्वेटर पे इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, बी ए कोस थीटा प्लस बी बी कोस थीटा, और बी और बी बी दोनों आपस में इक्वल है, तो कोई सा भी एक ले लो तो मैं बोल दूंगा 2BA कोस थीटा। तो इक्वेटर पे जो नेट इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, 2BA कोस थीटा। अब समझो बी इक्वेटर 2, BA की वैल्यू μ0/4 ठीक है, m/r² प्लस L²/4 ठीक है, और कोस थीटा क्या होता है, इस ट्राइंगल से देखो, यदि मैं इस ट्राइंगल से देखूँ कोस थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस तो कितना है L/2, तो बेस तो अपने पास में है L/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है r² प्लस L²/4 की पावर 1/2, r² प्लस L²/4 की पावर 1/2 ठीक है। आगे सोल्व करो बी इक्वेटर, देखो 2 ऐसे कैसे, ठीक है, या इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको तो हटाओ, μ0/4 तो ऐसे कैसे, ठीक है, m इंटू एल, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी 3/2,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी कैलकुलेशन करी हुई है, मुझे करवानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ। एम एल की वैल्यू क्या होगी, वही कैपिटल एम, तो बी इक्वेटर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ये अपने पास में इक्वेटर पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, आ गया। अब देखो, अब वही चीज़ कि आर की वैल्यू जो है वो एल की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, यानी कि मैग्नेट अपन क्या मानते हैं, छोटी सी। डाइपोल की डेफिनेशन ही है कि छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये है तो ये वाली वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, तो बचेगी आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा आर क्यूब। तो इक्वेटर पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ये इक्वेटर पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपना निकल के आता है। अब डायरेक्शन यानी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ऐसे कैसे, ठीक है, डिवाइड बाई आर क्यूब ऐसे कैसे। अब देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो बनेगा वो तो इधर की तरफ आ रहा है, और इंटेंसिटी किधर बन रही है, इधर की तरफ बन रही है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इंटेंसिटी इधर बन रही है, डाइपोल मोमेंट इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एम और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस का एम वेक्टर लगा दूंगा। इसका मतलब इक्वेटर पे इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। सेम वैसे की वैसे है जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यहाँ पर आया था के माइनस पी वैक्टर अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब, याद हो तो वहाँ पे बना था 2 के पी बाई आर क्यूब। फिर अपन ने इक्वेटर और इस पे रिलेशन निकाला था। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक यही है, रिलेशन बिटवीन बी एक्सिस एंड बी इक्वेटर, ठीक है। एक्सिस और इक्वेटर में इंटेंसिटी का फॉर्मूले के बीच में रिलेशन निकालना है। तो एक एक्सिस पे जो फॉर्मूला आया था वो आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब। तो मैं यूँ बोल सकता हूँ क्या, देखो, बी एक्सिस इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटर। सोचो देखे ऐसा हो सकता है क्या, देखो 2 को छोड़ दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब किसका इक्वल है, बी इक्वेटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी इक्वेटर। तो एक्सिस पे इंटेंसिटी जो होती है वो इक्वेटर पे इंटेंसिटी की डबल होती है। तो ये चीज़ अपन पहले देख चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो ये तो एक्सिस पे और इक्वेटर पे इंटेंसिटीज के फॉर्मूले जो है वो अपने निकल के आ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन को निकालना है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस डाइपोल पर कितना फोर्स और कितना टॉर्क काम करेगा, वो चीज़ें अपन को देखनी है। समझ में आ गई चीज़। यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस डाइपोल पर कितना फोर्स और कितना टॉर्क जो है वो काम करेगा, वो चीज़ अपन को देखनी है। बस एक चीज़ ध्यान रखो, नॉर्थ पोल यहाँ पॉजिटिव है और साउथ पोल जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो बाकी तो फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ अपन ने पढ़ रखा है, कोई नई चीज़ इसके अंदर निकल के नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे वो चीज़ें थी वैसे यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ चलता रहेगा। चलिए, तो अपन बात कर रहे हैं नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा और नेट टॉर्क कितना काम करेगा, वो चीज़ अपन को देखनी है। अब समझो, जैसे मान लो मेरे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूँ मान लो, जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है। फिर अपन नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, यूनिफॉर्म बना नहीं, नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। चलो कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म बनाने की। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपन ने मान लिया बी है, तो हर पॉइंट पे बी रहेगी। यूनिफॉर्म है तो सब जगह बी रहेगी। यहाँ माइनस का, अब चार्ज नहीं निकले मेरे मुंह से, माइनस का एम रखा है, यानी कि साउथ पोल रखा हुआ है। और यहाँ पूरा ही बना दो मैग्नेट, पूरी बना देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, अपन ने एक मैग्नेट रख दी ऐसे, ठीक है। ये मैंने एक मैग्नेट लगा दी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड से वो थीटा एंगल पर है। क्या चीज़ है थीटा एंगल? ये तो रखा हुआ है यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ है मान लो नॉर्थ पोल।
तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो मैं ये बोल दूंगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, यानी कि m और b के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। इसका डाइपोल स्ट्रेंथ माइनस का mb, इसका प्लस का m। इस पे फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा, mb लग जाएगा। और इस पे कितना लगेगा, इस पे इधर की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा, mb लग जाएगा। ये लेंथ अपन कितनी मान रहे हैं, l मान रहे हैं, वाली लेंथ है l। तो इस लेंथ का l का ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। इस l का यदि मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लूँ तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये वाली, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी अपने पास में l साइन थीटा, हो जाएगा। अब समझो, ये mb इधर है, ये mb इधर है, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा, यदि मैं नेट फोर्स की बात करूंगा तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों फोर्स जो लग रहे हो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। लेकिन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसकी देखोगे तो लाइन ऑफ एक्शन ये वाली आ रही है, ठीक है, इसकी देखोगे तो लाइन ऑफ एक्शन ये वाली जा रही है, जिससे क्या होगा, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रोटेट होना शुरू हो गया तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना, mb, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, l साइन थीटा। तो टो इक्वल टू हो जाएगा mb l साइन थीटा, हो जाएगा। और जो डाइपोल मोमेंट होता है कैपिटल M, वो क्या होता है, m इंटू एल। तो m इंटू एल क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो टो कितना हो जाएगा, कैपिटल mb साइन थीटा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, जैसे वहाँ पे pe साइन थीटा होता था, p की जगह यहाँ m आ जाता है, e की जगह यहाँ b आ जाता है, और साइन थीटा ऐसे कैसे, और थीटा किसके बीच में एंगल है, m और b के बीच का एंगल है थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में यदि अपन बोलेंगे तो साइन को हटाते हैं तो कोस आता है, तो ये हो जाएगा डॉट क्रॉस आता है, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। डायरेक्शन किधर आएगी, वही m की तरफ फिंगर्स को फैलाएंगे और b की तरफ फोल्ड कर देंगे, परपेंडिकुलर इनवर्ट। तो ये डायरेक्शन कैसी आएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ट, तो इसको अपन क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें वही स्पेशल केसेस, क्या, फर्स्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी कि मैग्नेट ऐसे ही रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो टो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इस कंडीशन में कोई डाइपोल टॉर्क काम नहीं करेगा। सेकंड केस में यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टो कितना हो जाएगा, साइन 90 वैल्यू 1, तो टो की वैल्यू हो जाएगी mb, और ये मैक्सिमम टॉर्क लगता है इसको, ये टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क रहेगा mb। समझ में आ रही चीज़। और थीटा 180 होगा तो क्या होगा, कोस 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो टो भी टॉर्क क्या होना है, 0 ही होना है। ये तो तब है जब ये डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मान लो ये डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, नॉन, अपन बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि रखा हुआ है, मान लो ऐसा कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें डाइपोल रखा हुआ है, रख दो भैया, ये डाइपोल रख दिया अपन ने ऐसा, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इधर तो फोर्स लगेगा और इसमें इधर फोर्स लगेगा, ये तो साउथ है मान लो और ये नॉर्थ है, तो फोर्स तो लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन क्या सेम लगेंगे, नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी अलग होगी, यहाँ इंटेंसिटी अलग होगी। तो यहाँ तो अपन बोलेंगे mb1 फोर्स लगेगा, यहाँ अपन बोलेंगे mb2 फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो है, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है, तो नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन नेट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क कैन बी 0 और कैन नॉट बी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो यहाँ से देख लो, यदि यूनिफॉर्म में रखा हुआ था तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 था, नेट टॉर्क जो था वो 0 हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड कर रहा था कि वो रखा हुआ कैसे है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है,
कि नेट फोर्स तो कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट है और जीरो नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि वो कैसी पोजीशन में रखा गया है। ठीक है, तो नेट फोर्स इसमें कभी भी जीरो नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म में, नेट फोर्स यूनिफॉर्म में हमेशा जीरो होता है। नेट टॉर्क दोनों ही केस में जीरो हो भी सकता हो, जीरो नहीं भी हो सकता है, चाहे यूनिफॉर्म में रखा हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म में रखा हो। नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, लेकिन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा और नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर? तो ये तो अपने पास में है नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन ने टॉर्क निकाल लिया, तो सेकंड अपन इसमें करते थे वर्क डन। याद हो तो कि मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि मैग्नेट को स्मॉल रोटेशन यदि मैं देता हूँ, यानी रोटेट करता हूँ, θ1 से θ2 एंगल तक ले जाता हूँ, तो मुझे वर्क डन की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, इस चीज़ को और देख लेते हैं। जैसे अपन ने उसमें देखा था कि वहाँ पे फॉर्मूला आया था PE cos θ1 माइनस cos θ2, तो यहाँ पे ही फॉर्मूला आ जाएगा MB cos θ1 माइनस cos θ2। बस अपन उस फॉर्मूले को डराइव करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसा फॉर्मूला आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अपन बात ये कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं अपन, बात ये कर रहे हैं वर्क डन टू रोटेट एन मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो जैसे वही अपन ने क्या बना दिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ऐसा बना दिया। तो ऐसा अपन ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कोई मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया, ये मान लो ऐसे। ठीक है, एक स्मॉल मैग्नेट रख दी, हालांकि इतनी बड़ी नहीं होती है, बस समझने के लिए अपन इतना बड़ा बना रहे हैं। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, ये रखे हुए कैसे हैं, ये मान लो फिलहाल ये जो रखा हुआ है, ये रखा हुआ है θ1 एंगल के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँ, इसको रोटेट करना शुरू कर दूँ। ठीक है, यदि मैं इसको रोटेट करना शुरू कर दूँ, रोटेट करते करते मैं इसको ऐसे ले आऊँ, मान लो ऐसे। ठीक है, ऐसे ले आया मैं इसको इस तरह से, तो ये तो नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया, और इसकी एक्सिस से जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बना दिया θ1, यानी कि θ1 एंगल से θ2 एंगल तक मैं इसको ले आया। तो θ1 से θ2 एंगल तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो θ1 से θ2 तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट दूंगा। ठीक है, जब मैं इसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, तो उस टाइम पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dθ देने में मुझे कितना वर्क करना पड़ता है, तो वर्क का अपने पास में फॉर्मूला होता है dw इक्वल्स टू टो dθ। ठीक है, जैसे अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट में वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यदि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क क्या होता है, फोर्स की जगह तो टॉर्क आता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है dθ। तो स्मॉल जो वर्क अपन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, टो इंटू dθ। टो की वैल्यू यदि थीटा एंगल पे वो है, तो टो का फॉर्मूला भी आया था अपने पास में MB sin θ dθ हो जाएगा। ये तो dθ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने में है, तो ऐसे ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट देता जाऊंगा, सब में छोटे छोटे वर्क निकाल लूंगा, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा ऐड कर दूंगा, और छोटे छोटे को जोड़ने का तरीका अपने पास में क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन MB sin θ dθ, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 हो जाएगा। dw का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा W। ठीक है, MB बाहर आ जाएगा, ये MB बाहर आ गया, अंदर रह गया θ1 से θ2, और ये रह गया sin θ dθ हो जाएगा। अब देखो sin θ का इंटीग्रेशन माइनस का cos θ, तो माइनस का cos θ, और लिमिट आ गई θ1 से θ2। ठीक है, लिमिट पुट करो तो W इक्वल्स टू आ जाएगा MB, और ये आ जाएगा माइनस का cos θ2 माइनस का cos θ1 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो W इक्वल्स टू MB, और ये माइनस माइनस प्लस का, तो cos θ1 माइनस का cos θ2, तो cos θ1 माइनस का cos θ2। ये अपने पास में आ जाएगा कि किसी डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट m है,
को बी मैग्नेटिक फील्ड में θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा mb cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़ें आती है स्पेशल केसेस, ठीक है। ये तो कितने भी हो सकते हैं। फर्स्ट θ1 यदि 0 हो और θ2 यदि 90 डिग्री हो, यानी कि मैं इसको 0 डिग्री ऐसे रखा हुआ और इसको ऐसे रोटेट कर दूँ तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पुट कर दो और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो W इक्वल्स टू mb cos 0 माइनस cos 90, cos 90 के लिए 0, cos 0 के लिए 1, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mb, यानी कि पैरेलल से 90 डिग्री पे ले जाने में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी mb, ठीक है। सेकंड केस यदि θ1 0 डिग्री हो और θ2 जो है वो 180 डिग्री हो, यानी कि पहले तो ऐसे रखा था ऐसे, अब इसको रोटेट करके मैं ऐसे ले गया तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वैल्यू पुट कर दो। W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mb cos 0 माइनस cos 180 हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू mb cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है। 1 माइनस 1 में लेके क्या चल जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 mb, यानी कि इस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी 2 mb, ठीक है। तो ये अपने पास में आता है कि डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने में θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में वर्क डन का फॉर्मूला आता है mb cos θ1 माइनस cos θ2, क्लियर। तो ये अपने पास में एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी उसका फॉर्मूला अपना क्या डराइव होगा, उस चीज़ को और देखेंगे। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वही चीज़ समझो कि जैसे मान लो मेरे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सेम वैसा ही है जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटिक डाइपोल रख दो, रखा है लाई बेचारा, ये देखो ये एक मैग्नेट अपन ने रख दी, छोटी सी मैग्नेट है, बनाई बड़ी है लेकिन एक्चुअल में छोटी है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की डायरेक्शन आ जाएगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटिक डाइपोल जो है थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो मुझे निकालना है कि इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो वो कितनी होगी, ठीक है। तो अपन वैसे ही करेंगे कि पहले तो इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर ले आएंगे। जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे ले जाने के बाद में उस जीरो पोटेंशियल एनर्जी से इसको यहाँ तक, इस पोजीशन तक लाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा, और वो ही इसके अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो ये ढूंढो इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है। डाइपोल की जीरो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहाँ थी, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे था। तो ऐसे ही इसकी भी जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर होता है। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, ठीक है, जैसे मान लो वो जब इस कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में, यदि मैग्नेट इस कंडीशन में रखी हुई है, तो इस कंडीशन में 90 डिग्री पर जब रखी हुई है तो इसके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो 90 डिग्री से उसको थीटा डिग्री तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये अपन ये तो बोल रहे हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी से इस पोजीशन तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क की वैल्यू निकालनी है, तो वो वर्क ही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैं इसको छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, जैसे अपन पहले कर रहे थे। तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा देने में जो स्मॉल वर्क होगा, उस स्मॉल वर्क का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टो डी थीटा। पिछले टॉपिक का रिवीजन और कुछ नहीं है। टो की वैल्यू वही पी ई साइन थीटा, सॉरी एम बी साइन थीटा। मैग्नेटिक टॉर्क कितना होता है, एम बी साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा, ठीक है। अब मैं कहाँ से कहाँ तक ला रहा हूँ, 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक। तो मैं 90 से थीटा तक इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे वर्क निकाल लूँगा, सारे वर्क को ऐड कर दूंगा, तो टोटल वर्क मुझे पता चल जाएगा। तो छोटे छोटे को ऐड करने का तरीका होता है अपने पास में इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक। तो मैं कहाँ से कहाँ तक ला रहा हूँ, 90 से थीटा तक ले आऊँगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, एम बी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एम बी बाहर आ गया, अंदर रह गया यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा, और ये 90 से थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन वही माइनस का कोस थीटा, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा एम बी, और ये आ जाएगा माइनस का कोस थीटा और 90 से थीटा,
ठीक है। लिमिट पुट करो तो W इक्वल्स टू एम बी, तो ऐसे कैसे, माइनस का कोस थीटा माइनस माइनस का कोस 90, कोस 90 के लिए तो जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, बचा माइनस का कोस थीटा, तो W इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का एम बी कोस थीटा। और अपन बोल रहे हैं जितना वर्क किया जाता है वो वर्क ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी कितनी होगी, माइनस का एम बी कोस थीटा, ठीक है। यानी कि यदि किसी डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट m है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड B है, जिसको B मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है थीटा एंगल के ऊपर, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा माइनस का एम बी कोस थीटा। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कोस को हटाएंगे तो डॉट आएगा, तो माइनस का m वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्योंकि थीटा एंगल किसके बीच में है, m और b के बीच में है, तो डॉट हटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, एम बी कोस थीटा, ठीक है, एम बी कोस थीटा। क्लियर। तो इतनी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। यदि ये डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, जिसके डाइपोल मोमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रखा है, तो इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है माइनस का एम बी कोस थीटा या माइनस का एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही स्पेशल केसेज आते हैं। स्पेशल केसेस की यदि अपन बात करते हैं तो फर्स्ट आता है यदि थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि डाइपोल ऐसे रखा हुआ है पैरेलल, ठीक है। तो यदि ऐसे रखा हुआ है तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, कोस 0 की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा, u इक्वल्स टू माइनस का एम बी। तो u यदि अपन निकालेंगे तो u इक्वल्स टू आएगा माइनस का एम बी कोस 0, और कोस 0 होता है 1, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का एम बी। ये इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सेकेंड केस बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे तो अपने पहले ही बोला है कि जब थीटा 90 होता है तो एनर्जी 0 होती है, तो फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, माइनस का एम बी कोस 90, ठीक है। तो u इक्वल्स टू आएगा माइनस का एम बी कोस 90, यानी कितना हो जाएगा 0, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। थर्ड केस बात करते हैं, जब थीटा कितना हो 180 डिग्री हो, तो u देखो क्या होगा, माइनस का एम बी कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का एम बी। ये इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अब ये देखो केसेस बहुत बार पूछे गए हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो तब होगी जब डाइपोल जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रखा हो, यानी कि डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। 0 कब होगी, जब डाइपोल मोमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, उस कंडीशन में 0 होगी। और मैक्सिमम कब होगी, जब डाइपोल मोमेंट ऐसे नहीं होके, ये डाइपोल ऐसे नहीं होके ऐसे हो जाए, डाइपोल मोमेंट उधर की तरफ हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो जाए, यानी कि ये रोटेट होके पूरा ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में ये एनर्जी जो होगी इसकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है, उसको समझना, उसको समझो क्या चीज़ है। एक तो अपने पास में आया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एक अपन ने बोला है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो चीज़ें अपन देखते हैं, थीटा 0 है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम है, और जो थीटा 180 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है, ठीक है। यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की यदि अपन बात करें तो स्टेबिलिटी में देखो अपन ये बोलते हैं एनर्जी यदि मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है। यदि मेरे पास में एनर्जी बहुत कम है, जैसे आज मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे पास एनर्जी बहुत कम है, तो मैं डल सा पड़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक तरह से स्टेबल सा हूँ, ठीक है। यदि मेरे पास एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, मैं एक जगह पड़ा रहूँगा, ठीक है। और मेरे पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो मैं इधर उधर भागने लग जाऊँगा। तो यदि मेरे पास में एनर्जी कम है तो मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई क्योंकि मैं एक जगह पड़ा हूँ। तो इसका मतलब यदि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या है, मैक्सिमम स्टेबल है। और यदि एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मैं इधर उधर भागने लग जाऊँगा। तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, मैं मिनिमम स्टेबल हूँ, ठीक है। यानी कि यदि थीटा 0 होता है तो वो उसकी मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन है, और थीटा 180 होता है तो वो उसकी मिनिमम स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी यदि अपन देखते हैं तो अनस्टेबिलिटी और देख लेते हैं। अनस्टेबिलिटी क्या होगी, यदि अपन थीटा 0 बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी यदि मैक्सिमम है तो अनस्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। तो मैं ये बोल दूंगा इस कंडीशन में क्या है, ये मिनिमम अनस्टेबल है, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अनस्टेबल। और क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वो स्टेबल भी पूछ सकता है, अनस्टेबल भी पूछ सकता है। तो पता होना चाहिए कि जब थीटा 0, बस एक चीज़ ध्यान रख लो
क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी मिनिमम होगी तब तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी यदि मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। बस इतना सा ध्यान रखो। तो एनर्जी मिनिमम कब होती है? जब थीटा 0 होता है, ठीक है। जब थीटा 0 होता है तो एनर्जी मिनिमम होती है, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो मिनिमम अनस्टेबल हो जाता है। और जब थीटा 180 होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी तो अनस्टेबिलिटी मैक्सिमम निकल के आ जाती है, ठीक है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला निकल के आता है पोटेंशियल एनर्जी का कि यदि कोई डाइपोल बी मैग्नेटिक फील्ड में जिसका डाइपोल मोमेंट m है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी स्टोर होती है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस का mb कोस थीटा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है वो चीज़ समझना। जैसे ये डाइपोल था, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट m है को मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है, ठीक है। फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम मिनिमम स्टेबल कंडीशन टू मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन, ठीक है। यदि एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो इसको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है कब? मिनिमम स्टेबल कंडीशन से मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन में अपन को वर्क डन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो ये देखो कि मिनिमम स्टेबल कंडीशन कब होगी और मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन कब होगी। वर्क डन तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले तो कंडीशंस को देखो। मिनिमम स्टेबल कंडीशन कब होती है? ठीक है, मिनिमम स्टेबल कंडीशन। तो अब यदि मैं बात करूँ मिनिमम स्टेबल, यानी कि स्टेबल कम है, स्टेबल कम है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा कब होती है? जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि थीटा 1 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और मुझे करना है कहाँ तक? मैक्सिमम स्टेबल। तो मैक्सिमम स्टेबल में क्या होगा? जब एनर्जी मिनिमम हो। एनर्जी मिनिमम कब होती है? जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो, यानी कि थीटा 2 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यानी कि मैं इसको 180 डिग्री से, ऐसे था 180 डिग्री से कहाँ तक लेकर आऊँ? 0 डिग्री तक। तो 180 डिग्री से 0 डिग्री तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mb कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये अपने पास फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mb कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। वैल्यू पुट करो। mb तो ऐसे कैसे? कोस थीटा 1 यानी कि कोस 180 माइनस कोस थीटा 2 यानी कि कोस 0 हो जाएगा। कोस 180 के लिए -1 माइनस 1, तो -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2 mb। इतना वर्क जो है वो मुझे करना पड़ेगा इसको 180 डिग्री से 0 डिग्री ले जाने पे, यानी कि मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 mb। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका कैसे? क्वेश्चन सुनना, ठीक है। क्वेश्चन आए हुए हैं ये एग्जाम में, मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेट में पूछे गए हैं और बोर्ड लेवल पे भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है फाइंड आउट द वर्क डन टू रोटेट एन मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कैपिटल M in a uniform magnetic field B from 0 potential energy to maximum stability। ठीक है, 0 पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक ले जाने में मुझे वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखो 0 पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? 0 पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है? 0 पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है? जब थीटा कितना होता है? 190 डिग्री होता है। यानी कि पहले कैसे रखा हुआ है? पहले रखा हुआ है जब ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर मुझे ले जाना है इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम कब होती है? जब एनर्जी मिनिमम होती है। और एनर्जी मिनिमम कब होती है? जब थीटा कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यानी कि मैं इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा हूँ? 90 डिग्री से 0 डिग्री तक ले जा रहा हूँ।
तो अब 90 से 0 पे ले जाओ, फॉर्मूला लगा दो, W इक्वल्स टू क्या, वही MB और कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। तो W इक्वल्स टू MB तो ऐसे कैसे, कोस थीटा 1 यानी कि कोस 90 और कोस थीटा 2 यानी कि कोस 0, ठीक है। कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1 यानी कि -1 अंदर बचेगा, तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का MB। यानी कि इतना वर्क जो है वो अपन को करना पड़ेगा जब किसी डाइपोल को जीरो पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली कंडीशन तक ले जाने में। तो अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है कि भी क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन में कंडीशंस जो वो कुछ भी दी जा सकती है, उस कंडीशन के लिए अपन कुछ ही नहीं कर सकते, जैसी कंडीशंस अपन को दे रखी है वैसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी दे दे चाहे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दे दे, वो जहाँ से जहाँ घुमा रहा है अपन को उसी को वैसे ही घुमा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे घुमा रहा है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी वाले, इसलिए मैंने बता दिए, बाकी और कुछ खास चीज़ नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन इसके अंदर काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए अपन ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो और एक आधा न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आज खत्म करते हैं वीडियो को। एक आधा न्यूमेरिकल और देखता हूँ, कोई ढंग का न्यूमेरिकल मिलता है तो उसको देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है और एक्चुअल में है ये डेरिवेशन ही, उसको क्वेश्चन फॉर्म में बोल दिया गया। ए स्मॉल कंपास नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एन, कंपास नीडल मतलब एक छोटी सी मैग्नेट है, ठीक है, ऑफ मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कैपिटल एम है, ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। यदि मान लो ऐसा कोई कंपास नीडल अपने पास में आ गया, ठीक है, वही इसमें क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो कितना है, कैपिटल एम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कैपिटल आई, ठीक है। 11th की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आ गई, इज फ्री टू ऑसिलेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, ये समझना इस चीज़ को। अब इसको मैंने कैसे रखा है ऐसा समझना, ये इस तरह से रखा हुआ है, ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितना, बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने इस नीडल को ऐसे रख दिया, स्मॉल सी नीडल है, स्मॉल सी नीडल है तो इसको अपन ऐसे रख देते हैं स्मॉल से, ठीक है। मैंने थोड़ा सा समझने के लिए ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ, बाकी एक्चुअल में थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है और बी भी इधर ही है, यानी कि अपना जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी इधर ही है, इधर की तरफ ही है, और बी भी इधर ही है, और ये ऐसे रखा हुआ है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है, ठीक है। इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया स्लाइटली, तो टॉर्क काम करेगा जो इसको दलाने की कोशिश करेगा, तो टॉर्क दलाने की कोशिश करेगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो उसमें इस तरह से एस एच एम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चाहे नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर दो चाहे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दो, ऐसे करूँगा तो ऐसे टॉर्क लगेगा, ये अपने देखा है टॉर्क ऐसे लगता है, तो ऐसे टॉर्क लगेगा, तो जैसे ऐसे टॉर्क लगेगा यहाँ तक ले जाऊँगा, लेकर जाके छोड़ूंगा तो टॉर्क इधर की तरफ लगेगा, तो ऐसे रोटेट होने लग जाएगा, यानी कि इसमें इस तरह से एस एच एम होना शुरू हो जाएंगे। तो अपन को यही बताना है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन देन रिलीज्ड शो दैट इट एग्जीक्यूट्स एस एच एम, ठीक है। इसको शो करना है कि एस एच एम एग्जीक्यूट करता है, और यदि एस एच एम एग्जीक्यूट करता है तो फिर इसका टाइम पीरियड कितना होगा वो चीज़ अपन को देखनी है। तो मैं ये मान लूँ कि मैंने इसको स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है, इस एक्सिस को बना रहा हूँ केवल, मान लो मैंने इसको यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा दे दिया, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने पे टॉर्क जो लगा वो कितना लगा, एम बी साइन थीटा लगा। और अपन बोल रहे हैं बहुत ही, क्वेश्चन में बोला है स्लाइटली डिस्टर्ब, तो थीटा यदि स्मॉल होगा तो टो जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, यदि थीटा स्मॉल होता है तो उस कंडीशन में साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के, तो टो किसके इक्वल आ जाएगा, एम बी थीटा हो जाएगा। तो टो का फॉर्मूला अपने पास में आ गया एम बी थीटा आ गया। अब देखो उसके बाद में, तो टो अपने पास में आ गया एम बी थीटा। अब यहाँ से समझो एक फॉर्मूला अपने पास में टो का और होता है, कौन सा, टो इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई अल्फा होता है। तो यहाँ से टो इक्वल टू यदि अपन आई अल्फा की बात करेंगे, और ये टॉर्क कौन सा लग रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, तो चाहे तो इसको माइनस में ले सकते हैं, इन दोनों को यदि मैं आपस में इक्वल कर दूँ तो आई अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, एम बी थीटा के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एम बी अपॉन आई इंटू थीटा आ जाएगा। तो अल्फा अपने पास में आएगा एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, तो यहाँ से अल्फा जो है वो डायरेक्टली किसके है, थीटा के है,
और साथ में देखो यहाँ पे एक माइनस का सिंबल और आएगा। माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि इसको वापस रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो माइनस का सिंबल और चलता जाएगा। तो टो डायरेक्टली किसके हो गया माइनस का थीटा, सॉरी अल्फा डायरेक्टली किसके हो गया माइनस का थीटा। और यदि ऐसा रिलेशन आता है, ठीक है, ये अल्फा है एक्चुअल में और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों का सिंबल में डिफरेंस रखना। ये तो अल्फा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अल्फा डायरेक्टली किसके हो गया माइनस का थीटा। यदि ऐसा आता है तो ये किसको बताता है कि एक्चुअल में क्या होगा, फिर यहाँ पे SHM होगा, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो इसका मतलब इसमें क्या होने लग जाएगा, SHM होने लग जाएगा। तो अब SHM का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला T=2 तो अपन एक वो फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला यदि याद हो, एक फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़ते हैं क्या फॉर्मूला। तो अपने पास फॉर्मूला यह है अल्फा माइनस का mb/i इंटू थीटा, और अपने पास में फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, mb/i के। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ओमेगा स्क्वायर अपने पास में आएगा वो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यदि अपन बात करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, mb/i के हो जाएगा। तो ओमेगा किसके इक्वल आएगा, ओमेगा आ जाएगा रूट में mb/i के। अब देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2π/ओमेगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना। तो t क्या आ जाएगा 2π रूट में, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू क्या है, रूट में mb/i। तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा t रूट में mb/i, i ऊपर चला जाएगा mb नीचे रह जाएगा, तो t आ जाएगा 2π रूट में i/mb। ये अपने पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आएगा। जब इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड ही आ जाता है। टाइम पीरियड ही आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1/T। इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो 1/2π रूट में mb/i। ये अपने पास में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला एक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कई बार, तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है, t=2π रूट में i/mb। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है CBSE में, और बाकी अपने टॉपिक की फॉर्म में भी इसको देख लिया, क्वेश्चन की फॉर्म में भी इसको देख लिया। तो अब इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई और काफ़ी कुछ और बच रही है, तो उसको और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट अब अपने पास में अर्थ मैग्नेटिज्म भी आएगा, एक बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। फिर उसके बाद में मैग्नेटिक मटेरियल्स निकल के आएंगे, थ्योरी के टॉपिक्स आएंगे थोड़े से ज़्यादा। तो अब ये चैप्टर अपना अच्छा स्विंग में चल रहा है, नोट्स बना लेना, पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, और चैनल को शेयर करते रहो, क्योंकि आप लोग जो मुझे दे सकते हो वो इतना ही दे सकते हो कि इस चैनल को शेयर कर दो बस, ठीक है। लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लाइक और शेयर करते हुए चलो, बस इतना कर लो इस चैनल के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। मेरे लिए यदि कुछ करना चाहते हो तो लाइक और शेयर कर दो, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मनी वनी तो मैं कुछ ले नहीं रहा, तो लाइक और शेयर कर दो, बस इतना ही दे दोगे तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। इसलिए चैनल को लाइक और शेयर करते रहो, पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, तब तक मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।